प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। मैं अंशुल गौड़, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज पंचकुआ, सहारनपुर। जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि बैंक क्या होता है, बैंक का अर्थ, बैंक के प्रकार एवं बैंकों द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे बैंक से आशय, यानी कि केंद्रीय बैंक से आशय। केंद्रीय बैंक किसी भी देश का एक सर्वोच्च बैंक होता है। केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तथा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं। भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी कार्य को करने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यदि कोई उद्देश्य ही ना हो तो उस कार्य में हम अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसी कारण से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य एवं कार्यों का मूल्यांकन। अब हम जानेंगे केंद्रीय बैंक से आशय। केंद्रीय बैंक किसी देश का शीर्ष बैंक है। मुद्रा निर्गमन का कार्य करता है तथा साख मुद्रा, पत्र मुद्रा पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रगतिशील बनाता है। सरकार व अन्य बैंकों को ऋण देकर उन्हें आर्थिक संकट से मुक्त कराता है। इसका तात्पर्य है कि जो केंद्रीय बैंक है वह हमारा शीर्ष बैंक होता है, यानी कि जितने भी अन्य बैंक हैं रिजर्व बैंक को छोड़कर उसका नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के पास ही होता है। अब हम जानेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य मुद्रा के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन में स्थिरता बनाए रखने के लिए, देश में मुद्रा एवं साख की आवश्यक मात्रा को बनाए रखने के लिए, देश की बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करने एवं उनके विकास के लिए, देश की बैंकिंग व्यवस्था से तालमेल बनाए रखने के लिए। यानी कि ये वो उद्देश्य हैं जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। एक केंद्रीय कोष की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य एवं कार्यों का मूल्यांकन। भारतीय रिजर्व बैंक मुख्य रूप से 2 प्रकार के कार्य करता है। केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है ये, एवं साधारण बैंक के रूप में कार्य करता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य रूप से क्या क्या कार्य होते हैं केंद्रीय बैंक के रूप में। नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक का यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि किसी भी देश में जो भी मुद्रा बनती है या छापी जाती है, निर्गत की जाती है, वह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा ही की जाती है। यह कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। हमारे देश में जितनी भी प्रचलित मुद्राएं हैं केवल 1 रुपये का छोड़कर जो भारत सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है। बाकी जो भी मुद्राएं हैं वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही छापी जाती है। आपने देखा भी होगा कि किसी भी जब आप किसी मुद्रा को देखते हैं तो उस पर कुछ कुछ लिखा रहता है, जैसे कि उस पर गवर्नर के साइन होते हैं, उस पर लिखा रहता है कि यह जो मुद्रा है वह किसके द्वारा छापी गई है। तो उसमें आप देखते हैं कि वहां पर भारतीय रिजर्व बैंक का नाम लिखा होता है। जो अन्य बिंदु है, और यह भी बहुत मुख्य कार्य है, औद्योगिक वित्त। औद्योगिक वित्त से तात्पर्य है कि हमारे देश में जितनी भी उद्योग हैं या औद्योगिक इकाई हैं,
क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए, उसकी प्रगतिशीलता के लिए उद्योगों का विकास होना अत्यंत आवश्यक है और समय समय पर हर उद्योग को वित्त की आवश्यकता पड़ती है, जिसका प्रबंध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बैंकों का बैंक, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा गया है। यह केंद्रीय बैंक में सर्वोच्च बैंक होता है। अन्य जितने भी बैंक हैं उसके द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही उनके ऊपर नियंत्रण किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप देखते हैं कि जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है उसका नियंत्रण सेबी द्वारा किया जाता है, इसी तरह जैसे इंश्योरेंस होता है, बीमा होता है, उसका नियंत्रण IRDA द्वारा किया जाता है। इसी तरह से जितने भी हमारे देश में बैंक कार्यरत हैं उनका नियंत्रण RBI के पास होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे विनिमय नियंत्रण। विनिमय नियंत्रण से क्या तात्पर्य है? विनिमय दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही निर्धारित की जाती है एवं उसमें जो स्थिरता लाई जाती है वह कार्य भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जाता है। विदेशी विनिमय का समस्त राष्ट्रीय कोष भारतीय रिजर्व बैंक के पास ही सुरक्षित होता है। इसका मतलब है कि जो भी विदेशी मुद्रा है उसका क्रय विक्रय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जाता है। यह कार्य इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि हर देश किसी भी दूसरे देश से व्यापार स्थापित करता है और उसके लिए उस देश की मुद्रा की आवश्यकता होती है। इसका सारा प्रबंध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जाता है। हमारे देश में भी एक कोष है, विनिमय कोष जिसे कहा जाता है, उस कोष का पूर्ण नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के पास ही सुरक्षित है। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय का कार्य भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद जो अन्य बिंदु है वो है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण करना भारतीय रिजर्व बैंक का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। साख नियंत्रण से क्या तात्पर्य होता है आगे हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, परंतु अभी यह समझने की कोशिश करते हैं कि साख नियंत्रण से क्या तात्पर्य होता है। किसी भी देश में मुद्रा का सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें मुद्रा का अधिक होना एवं मुद्रा का कम होना दोनों ही स्थिति हानिकारक है। इसलिए हमें इसके बीच में एक उचित अनुपात की आवश्यकता पड़ती है जो साख नियंत्रण द्वारा किया जाता है। मुद्रा के कोषों को आवश्यकता अनुसार कम करना अथवा अधिक करना ही साख नियंत्रण कहलाता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं साधारण बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के क्या क्या कार्य हैं। अल्पकालीन ऋण देना। अल्पकालीन ऋण देना साधारण बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के का जो मुख्य कार्य है वह है अल्पकालीन ऋण देना। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों एवं सरकार को 90 दिन की अवधि के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। कृषि बिलों का क्रय विक्रय। भारतीय रिजर्व बैंक 15 माह की अवधि के लिए कृषि बिलों का क्रय विक्रय कर सकता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं अन्य राष्ट्रों के केंद्रीय बैंकों तथा विश्व बैंक में खाता खोलना। यानी कि जितने भी दूसरे देश हैं उनके भी केंद्रीय बैंक होते हैं और एक विश्व बैंक होता है। उसके अंदर जो भी खाते खोले जाते हैं विनिमय प्रणाली के लिए वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही खोला जाता है। अब हम चर्चा करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपाय। साख मुख्य रूप से साख नियंत्रण
इन 4 बिंदुओं द्वारा ही की जाती है। बैंक दर में परिवर्तन, नगद कोषानुपात, तरल कोषानुपात एवं चयनात्मक साख नियंत्रण। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बैंक दर में परिवर्तन। बैंक दर से क्या तात्पर्य होता है? जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों एवं जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को ऋण दिया जाता है तो उसकी एक दर निर्धारित की जाती है। यह दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही निर्धारित की जाती है और यह दर फिक्स नहीं होती है ना, एक सी नहीं रहती, यह घटती बढ़ती रहती है। यदि चलन में जो मुद्रा है, हमारे देश में जो चलन में मुद्रा है, उसको यदि बाजार में बढ़ाना है तो इस दर को कम कर दिया जाता है और यदि चलन में जो मुद्रा है उसे घटाना है या कम करना है तो इस दर को बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद हम जो चर्चा करते हैं वह है नगद कोषानुपात। नगद कोषानुपात से क्या तात्पर्य है? जब बैंकों द्वारा अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवश्यक रूप से रखना अनिवार्य। नगद कोषानुपात, नगद कोषानुपात से क्या तात्पर्य है? जब बैंकों द्वारा अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करना अनिवार्य है, यानी कि हर बैंक एक निश्चित दर पर, एक निश्चित अनुपात में भारतीय रिजर्व बैंक में अपनी जमा राशि का कुछ भाग जमा करता है। इसका भी जो प्रयोग है या इसकी आवश्यकता जो है वो इसीलिए है कि जो भी चलन में मुद्रा है यदि उसको बढ़ाना है तो इस अनुपात को कम कर दिया जाता है और यदि चलन में जो मुद्रा है उसको कम करना होता है तो इस अनुपात को बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं तरल कोषा अनुपात। बैंकों द्वारा अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग अपने पास भी सुरक्षित रखना होता है। इसका तात्पर्य है कि जो बैंक जितनी भी धनराशि बैंक के पास जमा होती है उसका कुछ प्रतिशत भाग वह अपने पास सुरक्षित रखता है। कभी भी आपातकालीन स्थिति में या किसी के द्वारा पैसा मांगे जाने पर, यानी कि आपने अपना पैसा बैंक में जमा कराया है और आपको जरूरत पड़ गई और आप बैंक के पास गए, राइट, तो उसको वो कैसे देगा? क्योंकि ज्यादातर पैसा जो बैंक के पास जमा होता है वह उसे ऋण के रूप में लोगों में वितरित कर देता है। लेकिन यह तरल अनुपात होने के या तरल कोषानुपात होने के कारण वह उसमें से वो पैसा किसी भी आपातकालीन स्थिति में दे सकता है। इसके बाद का जो बिंदु है वह है चयनात्मक साख नियंत्रण। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ दिशा निर्देश बनाए जाते हैं जिनका पालन अन्य बैंकों को करना होता है। या इसका तात्पर्य है कि बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एवं बैंकिंग का विकास करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ दिशा निर्देश बनाए जाते हैं एवं अन्य बैंक उनका पालन करते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की क्या क्या सफलताएं रही हैं, यानी कि जिस उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, क्या भारतीय रिजर्व बैंक उसमें सफल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के कारण ही देश में स्वस्थ बैंकिंग का विकास तथा बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हुआ है। आर्थिक सलाहकार के रूप में भी रिजर्व बैंक सफल रहा है। विकासशील भारत की साख व मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में भारतीय रिजर्व बैंक ने सहयोग दिया है। निम्न बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो उद्देश्य था, उसकी स्थापना का जो उद्देश्य था, उसमें वह बहुत सफल रहा है।
भारत का केंद्रीय बैंक होने के नाते बैंकिंग सुविधाओं में, बैंकिंग विकास में भारतीय रिजर्व बैंक का बहुत बड़ा हाथ है। आज आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको बैंक की शाखाएं मिल जाएंगी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन लेन देन आज के समय में बहुत बड़े पैमाने पर स्थापित हो चुका है, जिसका श्रेय भी भारतीय रिजर्व बैंक को ही जाता है। आज के समय में अगर आप कुछ समय पहले की बात करें तो आपको एक बहुत बड़ी लाइन में लगकर बैंकिंग कार्य करने पड़ते थे, जिससे कि समय की भी बर्बादी होती थी। परंतु आज आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने के कारण या ऑनलाइन सुविधा के कारण आज वह कार्य बहुत ज्यादा सुगम हो गया है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है, यानी कि अन्य बैंकों को किसी भी तरह की अगर आर्थिक सलाह की आवश्यकता होती है तो वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही दी जाती है। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं विकासशील भारत की साख में मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं का पूरा करना। जैसे कि आपने विनिमय नियंत्रण में पढ़ा कि कैसे भारतीय रिजर्व बैंक साख नियंत्रण का कार्य करता है या विनिमय नियंत्रण का कार्य किया जाता है उसके द्वारा, और मुद्रा का निर्गमन द्वारा मुद्रा के सुचारू रूप से जो हमें मुद्रा बाजार में उपलब्ध है या उसकी उपलब्धता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर मुद्रा का विस्तार करता रहता है। अब हम चर्चा करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की असफलताओं के बारे में। एक तरफ यदि भारतीय रिजर्व बैंक अपने उद्देश्यों में सफल रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय रिजर्व बैंक की कुछ असफलताएं भी हैं। देश में बिल बाजार का समुचित विकास करने में भारतीय रिजर्व बैंक असफल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति रोकने में असफल रहा है। विनिमय नियंत्रण करने में भी भारतीय रिजर्व बैंक अधिक सफल नहीं हो सका है। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक कुछ बिंदुओं पर असफल रहा है। जैसे यहां पर एक शब्द आ रहा है मुद्रास्फीति। आप देख रहे हैं कि समय समय पर मुद्रास्फीति की जो दर है वो बढ़ रही है, यानी कि मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है कि जो देश में महंगाई हो रही है उसको रोकने में भी भारतीय रिजर्व बैंक कहीं ना कहीं असफल रहा है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि बहुत सारी असफलताओं के कारण भी कहीं ना कहीं हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक की एक अहम भूमिका है, एवं जितने भी बैंकिंग विकास हो रहे हैं, जितने भी बैंकिंग कार्य बड़ी सुगमता से हो रहे हैं, उसमें भारतीय रिजर्व बैंक का बहुत बड़ा हाथ है। अब हम विनिमय नियंत्रण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। विनिमय नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक क्या क्या कार्य करता है? विनिमय दर का निर्धारण और इसमें स्थिरता बनाए रखना भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है। विदेशी विनिमय का समस्त राष्ट्रीय कोष भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। यानी कि हम जब विदेश से कोई व्यापार या विनिमय करते हैं तो उसमें उसकी दर में एवं स्थायित्व लाने में भारतीय रिजर्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके आगे हम बात करते हैं साख नियंत्रण के बारे में। साख नियंत्रण के अंतर्गत बैंक दर में होने वाले परिवर्तन करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। खुले बाजार की क्रियाएं, बैंकों के नगद कोषों की मात्रा में परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है।
देश में मौद्रिक स्थायित्व लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। अब यहाँ बैंक दर से जो तात्पर्य है वह यह है कि जब कोई भी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेता है तो उसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक एक दर निर्धारित करता है। यह दर घटती या बढ़ती रहती है बाजार के आधार पर। एवं खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार से तात्पर्य है कि जो भी सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, जो भी सिक्योरिटीज दी जाती हैं, वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही की जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम बैंकों के नगद कोषों की मात्रा में परिवर्तन करने का अधिकार। यानी कि बैंक जो भी नगद कोष या जो भी उसके पास जमा धनराशि होती है उसका एक नगद कोष हर बैंक को, प्रत्येक बैंक को अपने भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखना पड़ता है। और अंतिम पॉइंट में हम बात करते हैं देश में मौद्रिक स्थायित्व लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य। यानी कि देश में जो भी मौद्रिक स्थायित्व है, यानी कि बाजार को या हमारे देश को कितने मुद्रा की आवश्यकता है, कितनी मुद्रा हमें चाहिए या कितनी मुद्रा हमें बाजार से कम करनी है, ये सारे कार्य भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही किए जाते हैं। यहाँ हम चर्चा करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं करता। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है और इसकी केंद्रीय सरकार के अंदर एक अहम भूमिका है। परंतु जो अन्य बैंक कार्य करते हैं, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो अन्य बैंक द्वारा किए जाते हैं, उनको भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता। जो ये कार्य आपके सामने है, यह जनता से ब्याज पर जमा स्वीकार नहीं कर सकता। आप जब बैंक के कार्य के बारे में पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि बैंक कौन कौन से मुख्य कार्य करता है। हम बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं और बैंक उस पर हमें ब्याज देता है। परंतु भारतीय रिजर्व बैंक ये कार्य नहीं करता। वह जनता से कोई भी पैसा अपने पास जमा नहीं करता और ना ही उसके ऊपर कोई ब्याज देता है। अन्य बिंदु की बात करेंगे हम, यह किसी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकता। ना तो यह कोई भी भूमि या संपत्ति खरीद सकता है और ना ही यह किसी प्रकार का व्यापार कर सकता है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं किया जाता। यह किसी संपत्ति के अंश नहीं खरीद सकता। जैसा कि अन्य बैंक किसी भी संपत्ति या किसी भी कंपनी के अंशों को खरीद सकते हैं, परंतु भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार की संपत्ति के अंश या शेयर नहीं खरीद सकता है। यह निश्चित अवधि से अधिक के लिए ऋण नहीं दे सकता। जैसे हमने चर्चा की कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो अल्पकालीन ऋण या औद्योगिक ऋण इकाइयों को देता है, औद्योगिक इकाइयों को देता है, परंतु उसकी जो अवधि है वह निश्चित होती है। जैसे कि सहकारी बैंक या व्यापारिक बैंक या सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाता है उसकी एक अवधि निश्चित है, वो 90 दिन है। यानी कि केवल 90 दिनों के लिए ही वो सहकारी बैंक और व्यापारी बैंकों को ऋण प्रदान कर सकता है। यानी कि इसके लिए इसकी एक लिमिटेशन है। यह गैर जमानती ऋण नहीं दे सकता। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो व्यापारिक बैंक हो, किसी भी बैंक को अगर भारतीय रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करता है तो उसके लिए कोई ना कोई जमानत, कोई ना कोई प्रतिभूति के रूप में या सोने के रूप में वह कोई ना कोई जमानत लेता है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक बिना जमानत के कोई भी ऋण किसी भी प्रकार से नहीं दे सकता है। यह जन साधारण को ऋण व अग्रिम नहीं दे सकता।
इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वो कार्य नहीं किए जाते जो अन्य बैंकों द्वारा जन साधारण के लिए किए जाते हैं। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक केवल व्यापारिक, सहकारी और सरकार को ही ऋण प्रदान करता है। यह जन साधारण को कोई किसी भी प्रकार का ऋण प्रदान नहीं करता है।